ओके कट हो रहा। हाँ तो अब ये बताओ बेटा कि ये टॉपिक कहाँ तक हो गया था? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कंप्लीट था। रिवर्स बायस में ओके तो बच्चों ठीक है, आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर एज ए रेक्टिफायर, सॉरी डायोड एज ए रेक्टिफायर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनो, डायोड पर हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। बच्चों ढंग से सुनना दो। आज बात शुरू होती है डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो डायोड रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा ये देखना है अपने को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? ध्यान से सुनो, बेटे रेक्टिफायर का बेसिक वर्क, बेसिक थीम क्या है? इट कन्वर्ट इनपुट ऑल्टरनेटिंग सिग्नल इनटू आउटपुट डीसी सिग्नल्स। बच्चों इनपुट एसी सिग्नल्स को आउटपुट डीसी सिग्नल्स में स्विच कर रहा है, ये काम है रेक्टिफायर का। ठीक है बच्चों, यहां पर ऑल्टरनेटिंग सिग्नल इनपुट होते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें डीसी सिग्नल्स, डायरेक्ट करंट सिग्नल आउटपुट में मिले। ये काम है रेक्टिफायर का। समझ में आ गई? तो दिक्कत नहीं है। तो रेक्टिफायर की बेसिक थीम क्या है? इट ट्राई टू कन्वर्ट एसी इनपुट सिग्नल इनटू डीसी आउटपुट सिग्नल। ये एसी को डीसी में स्विच करने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए प्रोडक्शन किसका हो रहा है इतने लार्ज स्केल पर। जो इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोग, मान लो कोई भी सिटी, कोई भी विलेज, कोई भी फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया और कोई भी एक ह्यूमन जो भी कॉलोनी है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है, इतने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है। आप सोचिए वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रही, इतने लार्ज स्केल पर डीसी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, इम्पॉसिबल है। इतने लार्ज स्केल पर डीसी प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। समझ लो डीसी का हमारे पास, डीसी डायरेक्ट करंट का बेसिक सोर्स क्या है? सेल और बैटरीज, मानते हो? तो इतने लार्ज स्केल पर एसी प्रोड्यूस हो रही है। एसी के प्लांट, एसी के जनरेटर वो कंपैरेटिवली चीप है, कॉस्ट वाइज सस्ते हैं, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लाइफ है उनकी बेटा। ठीक है, डीसी जनरेटर सबसे पहली बात बेटा ना तो इतने चीप है और ना ही इतने ड्यूरेबल है। तो फाइनली क्या है बेटा? फाइनली एसी ऑल्टरनेटिंग करंट इतने लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस हो रहा है। आगे से इग्नोर करके मान लो एक बार के लिए तुम सोचो कि डीसी प्रोड्यूस कर लेते हैं बहुत बड़े अमाउंट में। आपने बहुत ही बड़े अमाउंट में, बहुत लार्ज स्केल पे डीसी प्रोड्यूस कर भी ली ना, कितना भी कॉस्ट लगे, कितना भी खर्चा लगे, कितने भी रिसोर्सेज खर्च हो, लेकिन आपने डीसी मान लो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर भी ली, तो तुम उसे लोकल कनेक्टिविटी तो दे सकते हो, लेकिन लार्ज स्केल कनेक्टिविटी नहीं दे सकते। आप यहाँ से डीसी को प्रोड्यूस करके फ्यू मीटर्स में अगर घुमाना चाहो, ठीक है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तक घुमाना चाहो तो घुमा सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप चाहे कि यहाँ से डीसी प्रोड्यूस करें, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करें और यहाँ से हम लोग 2 किलोमीटर तक सप्लाई कर दें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 2 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है ना, बहुत मामूली सी बात है। लेकिन वहाँ तक आप इसे सप्लाई नहीं कर सकते, वायर के थ्रू आप इसे सप्लाई नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट कहाँ बन रहा है और कहाँ तक सप्लाई हो रहा है। आज अकेली जयपुर सिटी जितनी एनर्जी कंजप्शन कर रही है, उसका 1% पार्ट भी ढंग से हम लोग खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे। सारी सप्लाई दूर दूर से आ रही है। तो आप सोचिए कहाँ पावर प्लांट बने और कहाँ तक सप्लाई हो रही है। तो पावर प्लांट, प्रोडक्शन हाउस और कंजप्शन जो भी सिटी है, विलेज है, टाउन है, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस फ्यू 100 मीटर, फ्यू किलोमीटर्स हो सकती है। मानते हो इस बात को? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर हो सकता है प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस हो सकता है, 200 किलोमीटर का डिफरेंस हो। सहमत हो?
तो जो इतने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन और सप्लाई ये दोनों एसी की ही पॉसिबल है, डीसी की पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रोडक्शन हो रहा है एसी का लार्ज स्केल पर, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लो हो रही है एसी, हमारी सिटी में आ रही है एसी, हमारी कॉलोनी तक आ रही है एसी, ठीक है। जो हमारे पास पावर पोल है वहाँ तक एसी आ रही है, हमारे घर में भी ऑल्टरनेटिंग करंट ही आ रहा है, हमारे घर में जो सॉकेट्स हैं उनमें भी ऑल्टरनेटिंग करंट ही अप्रोच कर रहा है। ये बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिनमें काम आ रहा है डीसी, डिवाइस के अंदर काम आ रहा है डीसी, जबकि हमारे घर में जो सॉकेट्स हैं ना भी कंजप्शन कर रहे हैं, उनमें जो भी पावर सप्लाई सॉकेट है वहाँ तक एसी आ रहा है और डिवाइस यूज कर रही है डीसी। तो इस एसी को डीसी में आपको स्विच करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए जो डिवाइस काम आता है वो होता है रेक्टिफायर। ये बात समझ में आई? तो रेक्टिफायर का बेसिक मीनिंग क्या है? इट इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग इनपुट सिग्नल इनटू आउटपुट डीसी सिग्नल्स। ये एसी को डीसी में स्विच करने की कोशिश करता है, ठीक। डिवाइस में क्या होगा? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। और बच्चों इसके मैकेनिज्म बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, समझ गए? इसकी वर्किंग थीम ध्यान देना था। रेक्टिफायर क्या कर रहा है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वर्किंग कॉन्सेप्ट है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या था? वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है इसका? डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बेटा पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कॉन्सेप्ट जो होता है वही इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट है और कुछ खास नहीं है। डायोड एज ए वॉल्व सिस्टम काम करता है, वॉल्व। बेटा नॉर्मली वायर होता है, वायर में करंट दोनों साइड में पॉसिबल है, लेफ्ट और राइट दोनों में पॉसिबल कर सकते हो। कहीं भी प्लस कनेक्ट कर दीजिए, कहीं माइनस कनेक्ट कर दीजिए, वायर में इस बात से कोई टेंशन नहीं है, करंट का फ्लो करने के लिए हमेशा तैयार है, मानते हो इस बात को। लेकिन डायोड है, डायोड के अंदर अगर प्लस माइनस दोनों इंटरचेंज कर दिया तो या तो सपोर्ट करा एक बार, और बेटा जैसे प्लस माइनस इंटरचेंज किया अपोज करना शुरू कर देगा। याद है? फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो जो यहाँ पर डायोड का जो थीम है, फॉरवर्ड बायस लो रेजिस्टेंस करंट सप्लाई इजीली करेगा, रिवर्स बायस हाई रेजिस्टेंस करंट सप्लाई को ब्लॉक कर देगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो याद है ना, जब तक ब्रेकडाउन कंडीशन नहीं आएगी तब तक करंट सप्लाई नहीं हो पाएगी, दिमाग में है गर्भित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वर्किंग कॉन्सेप्ट का फंडामेंटल्स का। तो रेक्टिफायर का वर्किंग कॉन्सेप्ट डायोड की वर्किंग पर ही डिपेंड कर रहा है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस इजीली कंडक्ट करेगा, सप्लाई करेगा, रिवर्स बायस ब्लॉक कर देगा, करंट सप्लाई नहीं होने देगा। समझे या नहीं समझे? कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लीजिए कुछ आगे का प्रोग्राम, ध्यान दीजिए, सुनिए बच्चों। जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, तुमने सबसे जो मतलब वेरी फर्स्ट थीम है, बेसिक जो क्वेश्चन हो तो यही हो गया था। रेक्टिफायर को डिफाइन करवाया जा सकता है। अब क्या डिफाइन करेंगे? तो इट इज अ डिवाइस, इट इज अ यूनिट, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ असेंबलिंग ऑफ कंडीशंस in which AC can convert in form of DC. Input AC signal convert in form of DC output signal. Language मैनेज कर लोगे, ठीक है। वर्किंग कॉन्सेप्ट सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। इट बेस्ड ऑन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस थीम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डन है? सुनिएगा बेटा, ये दो क्वेश्चन तो यही बन गए। थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों। पहले अपने 12th बोर्ड में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 15 था, और लेसन नंबर 15 जो था वो था कम्युनिकेशन। इसे हम लोग टेली कम्युनिकेशन भी कहा करते थे और इसे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी कहा करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? कम्युनिकेशन तो है नहीं आपके कोर्स में, तो कम्युनिकेशन चैप्टर में और खासकर लेसन नंबर 14 में जो ट्रांजिस्टर हटा दिया गया आपके कोर्स से, उसमें एक कॉमन क्वेश्चन बनता था, वो था ब्लॉक डायग्राम क्वेश्चन कहते थे उसको, ब्लॉक डायग्राम।
मतलब डिवाइस एज इट इज बना देगा और उसके अंदर के कंपोनेंट गायब करके कहीं भी एक्स वाई जेड लिख देगा और पूछ लेगा चल बता आइडेंटिफाई कर एक्स क्या है वाई क्या है और जेड क्या है। इन्हें ब्लॉक डायग्राम क्वेश्चन कहते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक डायग्राम क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आपको इनपुट कर दिया AC और यहाँ पर आउटपुट कर दिया DC और यहाँ क्या लिख दिया उसने, कह दिया x कुछ भी लिख दिया x y z और कहते हैं आइडेंटिफाई व्हाट इज x। ये लीजिए हाफ मार्क या 1 मार्क का क्वेश्चन दे दिया या फिर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ही कर दिया। ये डायग्राम दे देगा और कहेगा आइडेंटिफाई x और ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर x को क्या बोलेंगे, रेक्टिफाई। क्या बोलेंगे ना, रेक्टिफाई। ये लीजिए एक क्वेश्चन ये बन गया, समझ में आ गया तरीका। इन्हें ब्लॉक डायग्राम क्वेश्चन कहते हैं। डायग्राम देखो पूरा बना हुआ है, बस रेक्टिफाई उसकी जगह x लिख दिया, y लिख दिया, z लिख दिया, कुछ भी लिख देगा और आपसे पूछ लेगा चलिए बताइए। तो इस समय अपने को आइडेंटिफाई करना है और चीज़ों को बताना है। क्या बात समझ में आती है? पक्का, कोई परेशानी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट कंडीशन, अब हम लोग बात करेंगे बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर में, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर तैयार करते हैं। इसका प्राइमरी सर्किट, फिर सॉफ्ट आयरन थिन प्लेट्स, हाँ जी, ये तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, सबसे पहले आप लोग एक ट्रांसफार्मर कंसीडर करते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, घर में क्या होता है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर वो होता है, मतलब वो प्लेट्स उसमें आयरन प्लेट्स लगी हुई होती हैं, पतली पतली लूम होते हैं और उसके अंदर मतलब क्या लगाते हैं, कुछ सॉल्यूशन लगाते हैं सारी प्लेट्स के बीच में। क्या काम करता है ट्रांसफार्मर? जल्दी बेटा जल्दी। हाँ स्वप्निल, क्या है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर ऐसी को इसमें रखता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर एसी फर्स्ट को इसमें रखता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। पूरा ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई, लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में एक बेसिक एसेंशियल यूनिट है बेटा। आपको पता है बिना ट्रांसफार्मर के कभी आप लॉन्ग डिस्टेंस फ्लो नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से आप लोग एसी को फ्लो करते हैं। ये एसी को प्रोड्यूस भी नहीं करता, ना ही एसी को कन्वर्ट करता है, एसी को एसी में रखता है। सिर्फ इसकी खास बात क्या था कि वोल्टेज को इंक्रीज करे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली ओम्स लॉ में क्या पढ़ते हो, वी प्रोपोर्शनल टू आई, वोल्टेज इंक्रीज हो करंट भी इंक्रीज होगा। इसमें क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज हो करंट डिक्रीज होता है। ये खास बात है ट्रांसफॉर्मर, इसीलिए इसको भी नॉन ओमिक डिवाइस कहा जाता है। ओम्स लॉ में क्या होता है, वी प्रोपोर्शनल टू आई होगा और यहाँ क्या होता है, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई रहता है। वोल्टेज इंक्रीज तो करंट डिक्रीज, स्टेप अप और स्टेप डाउन, याद है ना? ओके,
ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है गर्वित? हाँ जय। ट्रांसफार्मर का वर्किंग कॉन्सेप्ट जो है ना प्रधान जी, सर वो हीट मतलब सर हीट प्रोड्यूस करता है मतलब उसको मैं समझ गया, शाबाश। हाँ धर्मवीर, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया धर्मवीर ने। निसार, मजा आ गया भाई, एक और अच्छा आंसर। हाँ ये उमेंद्र, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। जगरू, इसी में लगता है ये शायद ट्रांसफार्मर के मन की बात जानते हैं जगरू जी, उन्होंने भी सही बताया। प्रिंशु कहाँ गया? ये बड़ा मेरे दिल के करीब है प्रिंशु तो। हाँ प्रिंशु, प्रिंशु का मूड नहीं है आज, वरना ऐसा नहीं कि आता नहीं है, मूड नहीं लेकिन आज। हाँ अनंत, अनंत ने भी सही आंसर दिया, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। शाबाश अनंत। तो बच्चों ट्रांसफार्मर किस पर बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस के सोर्सेज क्या क्या हैं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर डिवाइस? इसके बारे में कोई ना कोई मानव ही बता सकता है। हाँ हे मानव। हीट की फॉर्म में हीट की फॉर्म में और एडी करंट्स बनने सही बोल रहा है, हीट एनर्जी लॉस होगा ना, एडी करंट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा। और एक और आंसर ठीक है इनका, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस की फॉर्म में लॉस होगा। और उन्होंने सही बताया मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस होगा। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, फ्लक्स लीकेज होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी होगा कुछ ना कुछ, इसे मेटल लॉस भी कहते हैं, कंडक्टर लॉस भी कहते हैं। इसकी भी रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस हो जाएगा। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस एनर्जी लॉस होगा, एडी करंट की फॉर्म में लॉस होगा। ठीक है, ओके। ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी सर्किट होता है, प्राइमरी सर्किट में, हाँ बता कुछ और, तीन ही आते थे मेरे को तो। कोई बात नहीं बेटा। प्राइमरी सर्किट किसे कहते हैं ट्रांसफार्मर में? बेटा अगर तुम्हें ध्यान हो तो इस तरह का एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं हम लोग बच्चों, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। देखो ध्यान देना, इनमें कौन से कॉइल प्राइमरी होती है, कैसे डिसाइड होता है कनिष्क? सर वो करंट जिसमें फ्लो हो रहा होता है, जिसमें हम खुद बैटरी वोल्टेज सोर्स, उस सेल ईएमएफ सोर्स अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी। और जिसमें इंडक्शन चेक करते हैं सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया और प्राइमरी कह दिया, और सेकंड वाला अपने आप ही सेकेंडरी हो गया जिसमें इंडक्शन चेक करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कनिष्क ये 3 लाइंस क्या शो कर रही हैं? सर सॉफ्ट आयरन की वो प्लेट्स, सॉफ्ट आयरन थिन लैमिनेटेड शीट कोर को शो कर रही है। ठीक है, तो धर्मवीर इसको अपन पतली लेयर्स की फॉर्म में डिवाइड क्यों करते हैं? सर एडी करंट एडी करंट अच्छी बने इसलिए। नहीं सर वीक रहे कौन वीक रहे? प्लेट्स। एडी करंट एडी करंट, तो प्लेट्स की हमें डिवाइड करें तो एडी करंट वीक कैसे हो जाएगा? अच्छा, ये जो प्लेट्स होते हैं सॉफ्ट आयरन क्यों बनाते हैं धर्मवीर? बताओ सर आप मेरे को तो 12th क्लियर करना ही है याद है ना मुझे मार्च। चलो हाँ, तो हाँ मैग्नेटिज्म बढ़ाता है, सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं। जो सॉफ्ट आयरन है धर्मवीर ने ठीक बताया, सॉफ्ट आयरन जो है इसका क्या होता है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी बेस्ट होती है। तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी अच्छी होने से क्या होगा, प्राइमरी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी से लेप होगा। और आपको पता है कि प्राइमरी सर्किट का फ्लक्स सेकेंडरी से जितना ज्यादा एसोसिएट होगा उतना ही अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन होगा। म्यूचुअल इंडक्शन बेस्ट कब होता है, ताकि प्राइमरी का फ्लक्स जितना ज्यादा सेकेंडरी से कोरिलेट करता है। समझ गए? अब देखो बातों में आप लोगों ने 2 3 4 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो दिमाग लगाओ। अपन 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज आप ध्यान दें और कोशिश करें, सबसे बड़ी बात है। अरविंद सही है कि नहीं?
सही है। आओ तो बच्चों यहाँ आपने देखा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के साथ आप लोगों ने क्या किया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और तो जब भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब होता है डीसी एंड डीवी सोर्स, डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा और डायरेक्ट वोल्टेज देगा, जिसको डीसी और डीवी सोर्स कहते हैं। जितनी सेल और बैटरीज होती हैं वो सारी डीसी एंड डीवी सोर्स होती हैं, ठीक है। पायलट साहब समझ लो ना। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है, एसी एंड एवी सोर्स, एसी एंड एवी सोर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो दिक्कत, हाँ जी साहब। तो प्राइमरी सर्किट के जो पॉइंट्स है P1 P2 इनके बीच में आप लोगों ने ऑल्टरनेटिंग, ये क्या है, एसी इनपुट है, यहां से कर देंगे एसी इनपुट, ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से। हाँ जी, यहां से एसी इनपुट हो गया, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो बच्चों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के P1 P2 एंड्स के बीच में ऑल्टरनेटिंग इनपुट सिग्नल सोर्स अटैच कर दिया। ये सेकेंडरी कॉइल के S1 और S2 एंड्स हैं, उनके बीच में आप लोगों ने एक डायोड पीएन जंक्शन डायोड और एक लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट कर दिया। ये पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर S1 पॉइंट से और N टाइप सेमीकंडक्टर RL लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, और इसी RL को हम लोगों ने S2 जो सेकेंडरी कॉइल का पॉइंट है उससे कनेक्ट कर दिया। तो RL लोड रेजिस्टेंस के साथ हम लोग यहाँ पर आउटपुट सिग्नल्स निकाल लेंगे। अपना पर्पस तो ये है कि हम AC को DC में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आउटपुट होगा DC सिग्नल्स, समझ गए क्या। RL लोड रेजिस्टेंस होता है, इसको हमेशा याद रखना। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर बेस्ड है। इस पर बेस्ड है बच्चों, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर बेस्ड है। ओके, तो दिक्कत अगर ये नहीं होगा तो बच्चों सर्किट से आपको आउटपुट ही नहीं मिल पाएगा। जनरेटर, एसी जनरेटर हो, ठीक है, ट्रांसफार्मर हो, इन सब में अगर RL आपने अटैच नहीं किया तो इसकी वर्किंग प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी, ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ जी। अब RL की जो कैलकुलेशन होती है ना, वो भी अपने आप में पूरा एक साइंस है, तो वो अभी तुम्हारे खैर काम करनी है, फिर कभी फुर्सत से बात करेंगे उस पर। RL की भी कैलकुलेटेड पार्ट होता है, ऐसा नहीं कुछ भी अटैच कर दो, तो पूरा कैलकुलेटेड पार्ट होता है, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए बच्चों, कंस्ट्रक्शन अगर एग्जाम में आ गया तो लिख सकते हैं। वी कंसिडर्ड अ ट्रांसफार्मर इन प्राइमरी कॉइल in between point P1 and P2 AC input signal source attached, and in secondary coil a diode PN junction diode and load resistance RL is connected. P type connect to point S1, N part connect to RL and RL connect with point S2. Okay, construction complete, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरूर समझ में आ रहा है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म पर, ठीक है। थोड़ा मैकेनिज्म शुरू करते हैं, सुनिएगा ध्यान। वेरी फर्स्ट स्विच ऑन, देन ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई इन प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में AC एंड AV सप्लाई होगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको बताया बेटा कि जब ये इनपुट ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स आएंगे, बेटा जब करंट 0 to मैक्स इंक्रीज हो रहा है, याद है ना, इंक्रीज हो रहा है, जब करंट इंक्रीज हो रहा है सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड भी तो इंक्रीज होगा, फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी तो चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर वही फैराडेज लॉ, लींज लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा अपना प्रोसेसिंग रन करते रहेंगे। तो इस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं, अभी सिर्फ हम रेक्टिफिकेशन में बात करते हैं। आइए बात शुरू करते हैं।
तो ना जैसे ही आप लोगों ने स्विच ऑन किया प्राइमरी सर्किट में तो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई हुआ। बेटा इसे कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसे और ये है नेगेटिव हाफ साइकिल। इसे बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको नेगेटिव हाफ साइकिल। अपर हाफ, डाउन हाफ, इनिशियल हाफ, फाइनल हाफ, इस तरह के नेम दिए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल सर्किट में सप्लाई हुआ तो इंडक्शन हुआ, और सपोज इस इंडक्शन में S1 जो टर्मिनल है वो बना पॉजिटिव, तो S2 कैसा बन जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा। इतना तो आपको पता है ना कि इन दोनों लूप्स में क्या डिफरेंस है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल या फिर अपर हाफ साइकिल है। तो अगर मान लीजिए सर्किट में 2 पॉइंट है P1 P2, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए P1 अगर प्लस हो तो P2 कैसा होगा, नेगेटिव पोलैरिटी पर होगा। और जैसे ही सेकंड हाफ साइकिल आएगा तो पोलैरिटीज अपोजिट हो जाएंगी, याद है ना, पोलैरिटीज स्विच कर जाएंगे ना, जो प्लस हो क्या बन जाएगा और माइनस वाला। क्या दिमाग में है तो दिक्कत दिमाग में रखना ढंग से सुनिएगा। और देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल सप्लाई हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या रहा बेटा, इंडक्शन हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू S1 कैसा बना प्लस, तो S2 कैसा बना सामने देखिए, ध्यान देना बिल्कुल, इसका कोर पार्ट है। अब डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे कनेक्ट हुआ, और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस हो गया क्या, तो इसका तो करंट सप्लाई करेगा नहीं करेगा, तो सिग्नल्स को लूप को सप्लाई कर देगा। तो ध्यान देना, ढंग से सुनना अच्छे से, फिर से क्लियर कर लेना बहुत अच्छे से प्रॉपरली। पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्लो होगा, उससे क्या होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन में इनकेस अगर S1 पॉजिटिव तो S2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पर देखिए डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से और एन टाइप नेगेटिव से, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा तो इजीली फ्लो हो जाएगा। तो करंट कैसे फ्लो होता है बेटा, प्लस टू माइनस, पूरा प्लस टू माइनस करंट सप्लाई होगा। डायोड से जैसे करंट सप्लाई हुआ तो RL में अप्रोच किया, और RL में अप्रोच करके आउटपुट निकल गया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आप लोगों ने इनपुट किया तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल RL में लोड रेजिस्टेंस पर आउटपुट हो गया क्या, दिमाग लगा बेटा अच्छे से। अब आया नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल आते ही क्या हो गया, पोलैरिटीज अपोजिट, मानते हो, स्विच कर देंगे। तो जो प्राइमरी सर्किट में जैसे सेकंड हाफ साइकिल सप्लाई होगा तो सेकेंडरी कॉइल में अप्रोच करेगा, सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन के थ्रू जो प्लस था वो क्या बन गया, और माइनस वाला। आप खुद सोचिए, डायोड का पी टाइप नेगेटिव से और एन टाइप, इसका मतलब रिवर्स बायस होता है हाई रेजिस्टेंस, और करंट का फ्लो ब्लॉक, तो करंट का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। तो आप बोलते हैं रिवर्स बायस में करंट तब तक अप्रोच नहीं करेगा जब तक कि ब्रेकडाउन कंडीशन ना आ जाए, तब तक केमिकल बॉन्ड्स टूटना शुरू नहीं होंगे, ब्रेक होना शुरू नहीं होंगे, तब तक करंट की सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो दिक्कत कर भी चाहिए ना, समझ में आ रही बात। तो बच्चों जैसे बेटा सेकंड हाफ साइकिल आया तो क्या हुआ, मामला रिवर्स हो गया, रिवर्स बायस बनाते ब्लॉक कर दिया, करंट का फ्लो नहीं होने देगा, मानते हो। तो आउटपुट में करंट अप्रोच नहीं कर रहा है, आउटपुट में कोई करंट अप्रोच नहीं करेगा। तो उसके बाद वही चीजें रिपीट होगी अगेन। पॉजिटिव हाफ साइकिल तो क्या रहा, जो माइनस था वो प्लस, और प्लस वाला पी टाइप पॉजिटिव से, एन टाइप नेगेटिव से, फिर से क्या हो, करंट सप्लाई करेगा, और करंट सप्लाई तो प्लस टू माइनस करंट का फ्लो होगा ना, आप देख रहे हैं। तो करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में पहले सप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में अब सप्लाई हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा, तो फिर से ये आउटपुट में मिल जाएगा आपको, और फिर से ब्लॉक हो जाएगा। अब मेरी बातें समझ नहीं, तो दिक्कत तो परेशानी नहीं। तो आप सोचिए आपने इनपुट में क्या किया अभिलाष, इनपुट में मैंने पूरी वेव प्रोवाइड की, जबकि आउटपुट में आपको हाफ वेव ही मिली है। इनपुट में आपने कंप्लीट वेव प्रोवाइड की और आउटपुट में आपको 50% वेव ही मिली है, 50% साफ हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर। बोलो क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं। हाफ वेव क्यों होगा समझ आ गया ना, 50% वेव तो वैसे ही साफ कर देते। अब सोच ये जो पूरा सेटअप है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये तूने क्यों बनाया, रेक्टिफिकेशन के लिए। रेक्टिफिकेशन का टारगेट क्या था, एसी को डीसी में स्विच करना है,
एसी को डीसी में स्विच करना है। और डीसी के लिए दो शर्तें हैं, दो रिक्वायरमेंट है, बेसिक टू रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और सेकंड मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाए तो वो एसी है, और उसी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो वो डीसी है। डन, ये बात है। तो जो टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है तो एसी है, सॉरी डीसी है, डायरेक्ट करंट है। क्या मेरी बातें समझ में आई? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिएगा आउटपुट में, नोटिस कीजिए आउटपुट में एक शर्त तो पूरी हो गई, डायरेक्शन चेंज नहीं होने देगा। जो भी लूप मिल रहा है आपको वन साइडेड मिल रहा है, अनदर साइड में कोई सिग्नल आपको नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होनी थी। जब भी करंट का सप्लाई हुआ तो एक ही डायरेक्शन में हुआ, मानते हो इस बात को? तो डीसी एसी को डीसी में बदलना था तो डायरेक्ट करंट के लिए दो रिक्वायरमेंट थी, मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो, टाइम के रेस्पेक्ट में, मानते हो? तो यहाँ पर टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज नहीं होनी थी, एक कंडीशन तो प्रॉपरली फुलफिल कर दी। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट तो फेल ही हो गई मान लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। आप सोचो 0 टू मैक्स, मैक्स टू 0 और फिर 0 ही चल रहा है, फिर 0 टू मैक्स, मैक्स टू 0 फिर 0 ही चल रहा है। इसका मतलब आउटपुट के अंदर मैग्नीट्यूड वाइज तो बहुत ही बेकार रिजल्ट मिले हैं। समझ गए क्या? आप इस बात को खुद भी रियलाइज कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली एनर्जी लॉस 50% से भी ज़्यादा हो गया। आप खुद ही अंदाज़ा लगा ले, तो मेरे कहने से खुद सोच कि जो कम्प्लीटली वेव आ रही थी उसका 50% तो वैसे ही साफ कर दिया, तो 50% एनर्जी लॉस तो वैसे ही हो गया यार, सोच के देखो। और फिर कुछ लिमिट में लॉस, कुछ फ्लक्स का लीकेज हो जाएगा, कुछ रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस हो जाएगा, कुछ एडी करंट्स की वजह से हो जाएगा, कुछ मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस की वजह से हो जाएगा। तो फाइनली जो एफिशिएंसी है बेटा, सर्किट की जो एफिशिएंसी है वो अप्रोक्स 40% या उससे भी कम रह जाएगी। अब सोच कि एक ऐसी डिवाइस जिसको अपन 100% एनर्जी दे रहे हैं और आउटपुट में वो क्या दे पा रही है, अपने वो 40% भी ढंग से नहीं दे पा रही, तो वो चीज़ क्या है? यूजलेस है, बेकार है। आप सोचो ना कि 40% ही आउटपुट में दे पा रहे, इसका तो 60% तो लॉस कर ही दिया। और वो 60% लॉस क्या हो, कहाँ गया? वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसका बहुत सारा अमाउंट तो हीट बन गया। तो कितनी जबरदस्त हीट बनाएगी वो। हीट क्या करेगी? बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे, बाकी जो अदर एलिमेंट्स होंगे उनको प्रॉब्लम करेगी, प्लस उससे क्या होगा? जो डिवाइस है वाइब्रेट करेगा तो अदर कंपोनेंट्स को प्रॉब्लम करेगा। तो फाइनली प्रैक्टिकल फॉर्म में ये कहीं यूजफुल नहीं है, ये यूजलेस है प्रैक्टिकल फॉर्म में। ठीक है, थ्योरेटिकली इसको काम में हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि बेटा एक बेसिक हम लोग को सीखना है, इसलिए हम लोगों ने इसे थ्योरेटिकली पढ़ा। आप लोग अगर बीटेक करते हैं तो बीटेक में बेटा जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है तो जाके ट्रिपल ई की लैब होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल जो लैब्स होती है ना, उनके अंदर आपको इनका तो मॉडल देखने को मिल सकता है या फिर आपसे बनवाया भी जा सकता है। सिंपल होता है, बहुत सिंपल आसान होता है, छोटा सा ट्रांसफॉर्मर एक कोर पे वायर वगैरह अटैच करके अपन बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कंडीशन होती है, बात समझ में आ गई? तो हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर दिमाग में कोई भी क्वेश्चन तो पूछो। आरएल को कनेक्ट करते हैं, लोड रेजिस्टेंस, इसकी हेल्प से अपन सिग्नल का आउटपुट कर पाते हैं, वरना शॉर्ट सर्किट। देखो ना, सुनो, आरएल क्यों कनेक्ट किया? अगर आप सोचो ना, हाई रेजिस्टेंस है, अगर ये नहीं होता तो आउटपुट में जाने के बजाय जो सिग्नल्स है वो यही शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ये है, ठीक है, इसी की हेल्प से आउटपुट में निकलता है। और बोल देता हूँ फटाफट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? डन, चलिए आइए। दोस्तों अब मैं लेके चल रहा हूँ फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ, ठीक है। तो क्या हो गया? हेलमेट लगा रखा है मानो, आगे बैठ पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ी रहा हूँ। परेशानी हो रही है ना? नहीं, पीछे बैठ के पढ़ना नहीं पड़ता। हाँ जी, ध्यान दीजिए, सुनिए, क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया के?
चलो तो आओ बेटा, ध्यान देना बच्चों, सभी सुनना ढंग से अच्छे से। हम लोग बात अपनी शुरू कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के साथ में। बेटा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान देना। पहले तो एक बार रफली आइडिया ले लें, मतलब एक सर्किट से दूसरा सर्किट हम लोग तैयार कर लें। सबसे पहला काम तो ये करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर, प्रधान जी थोड़ा टाइम निकालो हमारे लिए, थोड़ा सा टाइम है, आप जो बिजी रहते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो अच्छा लगेगा सबको। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो सुनो, ध्यान दो ना, फुल वेव रेक्टिफायर पर बात करें पर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में सर्किट बेस्ड डिफरेंस क्या है, पहले तो इस पर बात करें। फर्स्ट डिफरेंस, हाफ वेव में कितने डायोड थे? 1 और फुल वेव में 2। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या था कि हाफ वेव में नॉर्मल डायोड था और जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर था, और फुल वेव में सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। ये डिफरेंस है। हाफ वेव में नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर था, जनरल ट्रांसफॉर्मर था, वही प्राइमरी और सेकेंडरी, कुछ खास नहीं, जो होता है वैसा ही था सब कुछ। फुल वेव में क्या होता है, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर लेते हैं। सेंटर टेप का मतलब होता है सेकेंडरी कॉइल का जो सेंटर पॉइंटर है, इससे एक वायर की टेपिंग की जाती है। टेपिंग मतलब अटैच करना, कनेक्ट करना, ठीक है ना। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। तो सेकेंडरी कॉइल का जो सेंटर पॉइंटर है, मान लीजिए पॉइंट टी ले लेते हैं, पॉइंट टी, इससे आपने वायर की टेपिंग की, वायर को अटैच किया और उसको आप जीरो पोटेंशियल पर रखते हैं। क्या रखते थे? जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल को शो करने के लिए, सामने देखते रहे, ध्यान देते हैं, ध्यान देना बेटा ढंग से अच्छे से। इस जीरो पोटेंशियल को शो करने के लिए यहाँ पर ग्राउंडेड ऑप्शन भी दिया जा सकता है, ग्राउंडेड कनेक्शन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। कुछ जगह होता है, कुछ जगह नहीं भी होता है, ठीक है ना धर्मवीर, ध्यान देना बेटा। क्या हो बेटा, तबीयत गड़बड़ है? फिर क्या हो, ध्यान दो यार। अभी ऐसे नहीं है, पढ़ाई ध्यान देना। सुनो, तो सेकेंडरी जो सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट में क्या होगा भाई, सेंटर टेप कंडीशन होगी। सेंटर टेप का मतलब है सेकेंडरी कॉइल के सेंटर पॉइंट से हम लोग एक वायर अटैच करेंगे और उससे RL लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। दूसरी बात, ये जो सेंटर पॉइंटर है इसको हम लोग ग्राउंडेड ऑप्शन देते हैं, मतलब जीरो पोटेंशियल। ग्राउंडेड का मतलब समझ गए ना, अर्थराइज, अर्थिंग, और अर्थिंग जो होती है हमेशा जीरो पोटेंशियल पर होती है। तो अर्थ का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होता है? बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है। अर्थ जो है बेटा अनंत, इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होता है, पोटेंशियल जीरो होता है, याद रखना बेटा। अर्थ इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव को डाइजेस्ट कर सकता है, अरेंज कर सकता है, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, फर्स्ट डिफरेंस, हाफ वेव में सिंगल डायोड था, फुल वेव में डबल डायोड था। सेकंड, हाफ वेव में नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर था, फुल वेव में सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टेप का मतलब समझ आ गया था कि इसमें जो सेकेंडरी कॉइल का सेंटर पॉइंट होता था, इसको अपन टेपिंग करते हैं, वायर से अटैच करके RL लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, उसको हमेशा जीरो पोटेंशियल पर रखते हैं। डन है बेटा बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए सुनिए, कंस्ट्रक्शन आपके सामने एक बार फिर से देख लीजिए। प्राइमरी कॉइल, P1 P2 टर्मिनल्स, इनके साथ आप लोगों ने AC ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट सिग्नल सोर्स अटैच कर दिया। सेकेंडरी कॉइल के जो S1 और S2 टर्मिनल्स, इनके साथ आपने डायोड D1 D2 अटैच किया। दोनों डायोड के जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों का पी टाइप वो S1 से और S2 से कनेक्ट कर दिया, और दोनों के जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है, दोनों के जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है, इनको आप लोगों ने कॉमन पॉइंट X से कनेक्ट कर दिया था। कॉमन पॉइंट X और सेकेंडरी कॉइल के मिड पॉइंट T, इनके बीच में आपने एक लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट कर दिया, और आउटपुट सिग्नल यहाँ पर आप असेंबल कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। वो तो क्लियर है, कोई दिक्कत, टेंशन, ओके। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन समझ आएगा पक्का अच्छे से। हाँ बोलो सर, अगर कॉमन पॉइंट X की जगह का नाम पूछ ले तो क्या बताएं? आप वाई बता देना। देखो
बेटा ध्यान दीजिए, अरे जगरवाल जी सुनो बेटा, अब हम लोग बात शुरू करेंगे मैकेनिज्म की तरफ, सुनिएगा बेटा। प्राइमरी सर्किट को हमने स्विच ऑन किया, तो जैसे प्राइमरी सर्किट को हम लोग स्विच ऑन करेंगे ना, तो ऑल्टरनेटिंग सिग्नल सोर्स अपना काम करेगा और ये एसी इनपुट हुआ, प्लीज ध्यान देना ढंग से। पॉजिटिव हाफ साइकिल, थोड़ा जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, इनकेस अगर S1 पॉजिटिव है तो S2 कैसा हो जाएगा, तो पॉइंट T के रेस्पेक्ट में S1 पॉजिटिव तो S2 नेगेटिव। दिमाग लगाना देखो ढंग से अच्छे से बेटे। डायोड D1, तो डायोड D1 का P टाइप किससे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस। और डायोड D2 का P टाइप किससे कनेक्ट हुआ, मतलब रिवर्स बायस। क्या सीखा, D1 कंडक्टिविटी ऑन करेगा, D1 कंडक्टिविटी ऑन करेगा और D2 ब्लॉक करेगा। दिमाग लो, D1 कंडक्टिविटी ऑन करेगा और D2 सिग्नल्स को ब्लॉक करेगा। रिवर्स बायस पर आ गया, सीधे बैठ जाओ बेटा, थोड़ा और ढंग से अलर्ट। शाबाश, अरे कभी कोई बॉयज किधर बैठा था, पहले तो बात ही बात। देखो सुनो ध्यान दो अच्छे से समझ लो। जो D1 है उसका P टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट हो तो द फॉरवर्ड बायस, और D2 का P टाइप नेगेटिव से कनेक्ट हो तो रिवर्स बायस। तो D1 कंडक्टिविटी ऑन और D2 कंडक्टिविटी ऑफ रखेगा, मानते हैं इस बात को। D1 सिग्नल्स को अलाउ करेगा, D2 ब्लॉक करके रखेगा। तो करंट का फ्लो कहाँ से होगा, D1 से होगा। अब देखो दिमाग लगाना, अच्छे से सुनना बेटा, ढंग से सुनो। अगर D1 सप्लाई कर रहा है तो करंट का फ्लो होगा S1 फिर D1 फिर X। देख ध्यान देना, D1 सप्लाई कर रहा है तो पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा, तो पॉजिटिव से करंट फ्लो हुआ। अब ये करंट फ्लो होते होते कहां तक आ गया, X पर आ गया क्या। अब जैसे ही सिग्नल X पर आया, ये सिग्नल्स करंट फ्लो होते होते X पर आ गया। X पर आने के बाद इसको दो रास्ते मिलेंगे ना, टू पाथ, XRL एंड XD2। मानते हो नहीं मानते हो, फिर से क्लियर करना। कंडक्टिविटी कौन कर रहा है, D1 से कनेक्शन ऑन है, तो करंट जैसे का प्लस टू माइनस फ्लो होगा, तो प्लस से फ्लो होते होते करंट कहां तक आ जाएगा, X पर आ जाएगा। X पर दो ऑप्शन मिलेंगे, X to RL और X से D2। D2 किस पर है बेटा, रिवर्स बायस। D2 किस पर है, रिवर्स बायस पर है। तो क्या करेगा, सिग्नल्स को ब्लॉक करके रखेगा। तो D2 तो करंट फ्लो ही नहीं होने देगा, D2 तो फ्लो ही नहीं होने देगा। तो इसका मतलब यहाँ तो करंट जा नहीं सकता, ध्यान दे ले, यहाँ तो जा नहीं सकता करंट, तो बचेगा क्या बेटा, X to RL। तो X से कहाँ जाएगा, RL। ये बातें समझ गई। और RL पर अप्रोच करके करंट बाहर निकल जाएगा, सिग्नल्स बाहर निकल जाएंगे। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल इनपुट हुआ और ये आउटपुट भी हो गया। इससे कोई समस्या, ये बात फिर से क्लियर कर लो, ध्यान दे लो, सुन लीजिए। जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, सपोज S1 अगर पॉजिटिव तो S2 कैसा हो जाएगा, डायोड D1 का P टाइप पॉजिटिव से तो फॉरवर्ड बायस, D2 का P टाइप नेगेटिव से तो रिवर्स बायस। करंट का फ्लो कौन करेगा, D1 करेगा, तो करंट का फ्लो D1 से होगा, तो करंट बेटा D1 से फ्लो हुआ। फ्लो होते होते करंट कहाँ आया, X पर। X पर आने के बाद दो ऑप्शन मिलेंगे, XRL और XD2। तो D2 की तरफ जा नहीं सकता, रिवर्स बायस पर है, तो जाएगा RL पर, और RL की हेल्प से आउटपुट हो जाएगा बेटा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर सेकंड हाफ साइकिल की बात करें, तो सोचिए सेकंड हाफ साइकिल में आते ही पोलैरिटीज स्विच करेंगे, मानते हो। अभिलाष जो नेगेटिव था वो क्या बन जाएगा, और पॉजिटिव वाला, उसे ध्यान देना प्लीज, ढंग से समझना। P टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से, इसका मतलब इस बार क्या होगा, D2 फ्लो करेगा, और यहाँ D1 का P टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव से, इसका मतलब ब्लॉक करेगा, सिग्नल्स को ब्लॉक करेगा। यस और नो। अब आप सोचिएगा, इस बार D1 ब्लॉक करेगा और कंडक्टिविटी कौन ऑन करेगा, D2 से करंट फ्लो होगा, तो करंट जाएगा प्लस टू माइनस। तो देखो S2 से करंट फ्लो होगा, S2
D2x S2 D2 और ये x तक आ जाएगा। तो करंट फ्लो होते होते x पर आ जाएगा। x पर आने के बाद फिर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। अब बेटा D1 की तरफ जा नहीं सकता, रिवर्स बायस पर। फाइनली फ्लो कैसे होगा बेटा? x RL। बताइए समझ में आया? अब जरा सोच, ये जो सेकंड हाफ साइकिल आया, दिमाग लगा, सेकंड हाफ साइकिल वो भी तो आउटपुट में मिल रहा है और उसी डायरेक्शन में मिल रहा है जिस डायरेक्शन में फर्स्ट हाफ साइकिल मिला था। तो बेटा फर्स्ट हाफ साइकिल जिसको D1 ने कंडक्ट किया वो कैसे गया था? XRL। और जिसको D2 ने कंडक्ट किया वो भी कैसे गया? XRL। तो आउटपुट में आपको करंट सेम डायरेक्शन में मिल रहा है क्या? बोलो, सेम सीक्वेंस में मिल रहा है, सीक्वेंस तो अपोजिट नहीं हो रही। तो सेकंड हाफ साइकिल भी आपको आउटपुट में मिलेगा और सेम डायरेक्शन में मिलेगा। ये इसकी खास बात है। तो जो असेंबलिंग हम लोगों ने की उसकी एक खास बात है, बेनिफिट है इसका। अब तो आगे बेटा समझ गए कि अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, S1 अगर प्लस हो तो S2 क्या होगा? माइनस। इस बार पी टाइप पॉजिटिव से तो D1 कंडक्टिविटी ऑन करेगा और D2 क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। मानते हो इस बात को ना? अब यहाँ पर D1 ऑन करे तो D1 से करंट फ्लो होगा, तो S1 से आते हुए करंट X और X से RL। तो अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गया अपने को और ये भी मिल जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? तो बच्चों इस तरह से आपको आउटपुट मिलेंगे। तो आपने बेटा ऑल्टरनेटिव सिग्नल सोर्स इनपुट किया और आउटपुट में आपको फुल वेव मिली, पूरी वेव आपको आउटपुट में मिल रही है। ठीक है, इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। पिछला क्या था? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव को साफ कर दिया था, रजिस्ट करके उसको रोक दिया था, टर्मिनेट कर दिया था। तो इस बेटा पूरे लूप्स आपको प्रोवाइड किए तो फुल वेव रेक्टिफायर हुआ। वो लोग क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आपने सारा जो असेंबलिंग की है, जो सारा सेटअप बनाया था, इसके पीछे टारगेट क्या था? रेक्टिफिकेशन टारगेट था। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या था? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले बात की, डीसी की दो शर्तें होती है, दो रिक्वायरमेंट्स होती है, टू रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट मैग्नीट्यूड सेम रहे, सेकंड डायरेक्शन सेम रहे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। तो आउटपुट में आप देखिए टाइम के साथ डायरेक्शन कांस्टेंट रखिए, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होने दी, एक शर्त तो पूरी कर दी। सेकंड क्या है? मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए। मैग्नीट्यूड नो डाउट बदल रहा है, 0 टू मैक्स, मैक्स टू 0, 0 टू मैक्स, मैक्स टू 0। नो डाउट आउटपुट सिग्नल्स में फ्लक्चुएशन है, मना नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी काफी बेटर रिजल्ट्स है। डीसी जैसा स्मूथ तो नहीं है, टाइम के साथ बिल्कुल स्मूथ तो नहीं है, ऑल्ट्रेशन तो है, लेकिन फिर भी रिजल्ट काफी बेटर है, काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इसका एक प्लस पॉइंट होता है। अब इसमें जो फ्लक्चुएशन आपको दिख रहे हैं, इनको रिपल्स भी बोला जाता है, ठीक है, इनमें रिपल फैक्टर काउंट किया जाता है। ये जो फ्लक्चुएशन आपको नजर आ रहे हैं बेटा, इन फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए, इस सिग्नल को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए हम एक और सर्किट यूज करते हैं, उसे कहते हैं फिल्टर सर्किट। फिल्टर करता है अपने, समझ गया तू ना? फिल्टर सर्किट कहते हैं। फिल्टर सर्किट पर हम लोग चलेंगे, उससे पहले कुछ और बातें कर लें। ध्यान देना, यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिल रहा है, इसमें डीसी की शर्तों की को फुलफिल तो किया जा रहा है बेटा, फिर भी कुछ ऑल्ट्रेशन अभी भी है बेटा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, हालांकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, फिर भी कंटिन्यूटी काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी ठीक होती है बेटा, क्योंकि देखो कुछ लॉस तो होगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं। फ्लक्स का लॉस होगा, रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होगा, एडी करंट की वजह से लॉस होगा, इस तरह से लॉस होगा, वाइब्रेशन की वजह से लॉस होगा। लॉस तो यहाँ भी है, मना नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी रिजल्ट काफ़ी ठीक है, काफ़ी बेटर रिजल्ट है। और इसकी एफिशिएंसी 70, 74, 75 से भी ऊपर चली जाती है, काफ़ी ठीक रिजल्ट है, ठीक है, वो दिक्कत वाली बात नहीं। जो फ्लक्चुएशन आपको नजर आ रहे हैं, इनको मैनेज कर रहे हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन और सुन लो, ध्यान दो। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है, फिर से सुनना, मैं आपसे कह रहा हूँ इस चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब ढेर है। तो इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शायद मैंने भेज दिया आप लोगों ने, उनको जरूर कर लेना था, जरूर 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 आज से शुरू कर दो। कहीं भी कैलकुलेशन पार्ट दिखे उसको छोड़ दो, कैलकुलेशन छोड़ देना। अभी ट्रांजिस्टर का नाम कहीं भी दिख जाए उसको छोड़ देना, फिर ट्रांजिस्टर आपके कोर्स में नहीं है। अभी के लिए छोड़ दो, कंपटीशन के लिए तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है, अभी के लिए इग्नोर मार दो, ठीक है। ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो रहे। क्या आउटपुट सिग्नल में इनपुट सिग्नल की अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज,
तो आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 होगी, 25 होगी, 100 होगी, 75 होगी, ये आपसे पूछा गया। अगर यहाँ पर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या बताएंगे बताओ जरा। 50 हर्ट्ज इनपुट है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ध्यान रखिए 10 डबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर में तो फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट सिग्नल कितना है 50 हर्ट्ज है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी 100 हर्ट्ज, डबल हो जाएगी। और जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर बेटा 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 रहेगी बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर तो इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 50 हर्ट्ज हाफ वेव में। और अगर फुल वेव है फुल वेव में इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 100 हर्ट्ज। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही है? पक्का? तो दिक्कत वाली बात नहीं, कंफर्म। ये बच्चों फुल वेव और हाफ वेव दोनों कंप्लीट होते हैं। कोई भी क्वेश्चन तो पूछो, कौन पूछ सकता है? बेटे ग्राउंडेड का मतलब यहाँ पर ये कि इसको जीरो पोटेंशियल रखते हैं, तभी तो दोस्तों एक ही सर्किट दो में डिवाइड कर दिया, इसको न्यूट्रल रखा दो तो इसके रेस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल, तो इसी के रेस्पेक्ट में लो पोटेंशियल हो गया, इसलिए रखते हैं। दूसरा आउटपुट, दो आउटपुट लगा रखे हैं ना? नहीं ना, तो एक ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच में तो लेगा आउटपुट। ठीक है बच्चों, एक बात और, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और हर बुक के अकॉर्डिंग ये डायग्राम फुलफिल है, लेकिन कुछ बुक्स में इसका एक और फॉर्म होता है डायग्राम, मैकेनिज्म सेम, रिजल्ट सेम, थ्योरी सेम, सब सेम, नहीं एक और डायग्राम होता है, वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, कभी इन फ्यूचर कभी दिख जाए तो कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। बेटा इसका एक और सिंपल सा डायग्राम होता है, ध्यान दे लो, वो भी समझ लो। बेटा इसमें कोई डाउट कंफर्म है? अदर मेरे को डाउट बेटा नहीं तो पूछ रहा हूँ, पढ़ाई क्या नहीं दे रहे को। अच्छा अब फिर सही है, मतलब वैलेंटाइन वीक से शुरू करते हैं। ओके हाँ जी बेटे बच्चों, कभी अगर ये डायग्राम में दिख जाए तो कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ध्यान से सुनना। प्राइमरी सर्किट में प्लीज, प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं है। सेकेंडरी में अगर बात करें तो S1 S2 टर्मिनल से D1 D2 दो डायोड्स कनेक्ट हो गए, दोनों के P टाइप S1 से और S2 से कनेक्ट हो गए, ध्यान देना। फिर दोनों के जो N टाइप होता है कॉमन पॉइंट X से कनेक्ट हो गए, यहाँ तक तो सेम है, और जो RL लोड रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड था उसको यहाँ पर फिट कर दिया जाता था। ये बेटा सेकेंडरी का मिड पॉइंट हो गया, T से कनेक्ट कर दिया, वायर सेंटर टेपिंग कर दी गई,
इसको ग्राउंडेड कर दिया तो जीरो पोटेंशियल पर ले लिया, और बेटा इस कॉमन पॉइंट x और इस सेंटर पॉइंट के बीच में RL कनेक्ट कर दिया। इससे कॉमन पॉइंट x और सेंटर के बीच में RL पिछली बार यहाँ कनेक्ट था, इस बार यहाँ कनेक्ट हो गया, और मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं है, सेम रहेगा। तो चाहो तो एक बार मैं दोबारा बता दूँ, कभी ऐसा भी दिख जाए तो कंफ्यूजन ना हो। सुनो, फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा, फर्स्ट हाफ साइकिल बेटा S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव, D1 कंडक्टिविटी करेगा, D2 ब्लॉक रखेगा। D1 जो कंडक्शन ऑन करेगा तो करंट का फ्लो होगा S पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव से करंट फ्लो होते होते X पर आ जाएगा। X पर आने के बाद दो ऑप्शन बनेंगे 1 and 2, मानते हो? ये 1 तो जा नहीं सकता था क्योंकि रिवर्स बायस में है, यहाँ तो जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा? RL, RL से आउटपुट निकल जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। फिर जब सेकेंड हाफ साइकिल होगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो पी टाइप पॉजिटिव से, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी ऑन, और ये ब्लॉक करेगा, ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा। थोड़ा पॉजिटिव से करंट फ्लो होते होते नॉन स्टॉप पॉइंट एक्स पर आ गया, आने के बाद मेरे दो ऑप्शन है 1 and 2, इधर जा नहीं सकता, रिवर्स बायस है, तो कहाँ गया था? RL, आउटपुट मिल जाएगा। तो वैल्यू सेम है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इस सिंबल का मीनिंग समझते ही बेटा। अगर सर्किट में दो वायर इस तरह से अटैच, इसका मतलब दोनों कनेक्टेड है, और इसका मतलब बेटा ओवरलैप्ड हो रहे हैं लेकिन टच नहीं है बेटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत? दिमाग में बेटा कभी ये डायग्राम में दिख जाए ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक इसमें थर्ड ऑप्शन और होता है, उसे कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, वैसे वो कोर्स में नहीं होता आपको, क्योंकि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इतनी मेहनत तो करी है आप लोगों ने। सुनिएगा, ओके? हाँ जी, ब्रिज रेक्टिफायर पर बात करते हैं। सुनिएगा, यहाँ तक सब कुछ सही सेटल है? रणवीर क्या कर रहे हो अपन? बच्चों ध्यान दो, कहीं फ्यूचर कभी दिख जाए तो आपको डिफीट फील ना हो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे से। ट्रांजिस्टर सॉरी डायोड को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं? रेक्टिफायर की हम यूज कर रहे हैं, और कौन सा रेक्टिफायर लेते हैं हम लोग? ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव और हाफ वेव ले चुके हैं, ब्रिज रेक्टिफायर ध्यान दे लो, ढंग से सुन लो।
जी सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे बेटा हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बात कर रहे हैं, प्लीज ध्यान देना, ढंग से सुनना। शायद थोड़ा बहुत आपके समझ में भी आ रहा होगा, ब्रीथ स्टोन की तरह नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। देखिए हाफ वेव में नॉर्मल ट्रांसफार्मर था, फुल वेव में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, ब्रिज रेक्टिफायर में फिर से नॉर्मल ट्रांसफार्मर, ठीक। हाफ वेव में 1 डायोड, फुल वेव में 2 डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड्स, ठीक। इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट सिग्नल देखने पर वैसा ही लगेगा जैसा कि हाफ फुल वेव के लिए था। फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वही यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर मिलेगा, टेंशन फ्री, लेकिन एफिशिएंसी पहले से काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी होगी। ध्यान देना, ढंग से सुनना बच्चों, बहुत अच्छे से सुनना। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्राइमरी सर्किट में तो कुछ खास है ही नहीं है, इनपुट एसी सिग्नल हो गया ना, फिर सेकेंडरी कॉइल है, उसके साथ में S1 S2 टर्मिनल्स को पॉइंट A और पॉइंट C से कनेक्ट कर दिया, फिर मैंने 4 डायोड्स कनेक्ट कर दिए। डायोड की खास बात अगर आप ध्यान दे रहे हो तो जो इन फ्रंट साइड्स हैं उनके अंदर डायोड की सीक्वेंसिंग सेम है, देख रहे हो ना, PN PN ऐसे था, PN और एक PN इन फ्रंट, डायोड की सीक्वेंसिंग सेम होगी। यहाँ पर जो लूप है ABCDA, इसके एक डायगोनल B और D के बीच में आपने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और जो अनदर डायगोनल है बेटा AC, इनको आगे आपने S1 S2 से कनेक्ट कर दिया, तो दिक्कत परेशानी है। प्राइमरी सर्किट ऑन किया आप लोगों ने, इनपुट सिग्नल हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, सपोज ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो बेटा यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, ये माइनस होता है नेगेटिव पोटेंशियल। आप खुद सोचिए, डायोड D4 का P टाइप किससे कनेक्ट हुआ, इसका मतलब रिवर्स बायस, और यहाँ पर D3 का N टाइप, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस। बताओ, ऐसे ही D2 का जो D2 डायोड है, इसका P टाइप पॉजिटिव से उसका तो फॉरवर्ड, और D1 का N टाइप पॉजिटिव से तो रिवर्स। तो शायद आप देख सकते हैं इन फ्रंट जो डायोड है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरे फ्रंट दूसरा जो कंडीशन है वो अपोज कर रहा है। तो D2 और D2 और जो D3 है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और D1 और D4 अपोज कर रहे हैं। मानते हो इस बात में, वो दिक्कत समझ में आ रही बात। तो जरा सोचिए करंट का फ्लो किसकी वजह से हुआ, D2 एंड D3। तो करंट का लूप कैसे बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो करंट कैसे जाएगा, तो A से D2, फिर B, फिर से RL, उससे D, फिर D3 और फिर C, ये होगा ना लूप। पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा तो A से D2, D2 टू B, B से क्या होगा, 2 ऑप्शन बनेंगे, 1 और ये 2। यहाँ जा नहीं सकता रिवर्स बायस में, तो B से क्या होगा RL, तो B से RL। बताओ समझे क्या, ओके। आउटपुट पर पहुंचा और पहुंच कर निकल गया, ये सेकंड हाफ साइकिल आया तो पोलैरिटीज अपोजिट, जो प्लस वाला था वो और माइनस वाला माइनस और प्लस, कहिए तो दिक्कत को परेशानी नहीं था। D4 का P टाइप पॉजिटिव से, इसका मतलब फॉरवर्ड, और D3 का N टाइप पॉजिटिव से रिवर्स, D1 का N टाइप नेगेटिव से तो मतलब फॉरवर्ड, और D2 का P टाइप नेगेटिव से रिवर्स। सुन रहे हो ना। तो करंट का फ्लो इस बार कैसे होगा, प्लस टू माइनस। तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट कौन सा था, C। इस बार कौन कौन कंडक्टिविटी कर रहा है, D1 एंड D4 कर रहा है ना, D1 और D4। तो कैसा फ्लो होगा, पॉजिटिव से C, फिर D4 उससे B, और B से फिर RL। इधर जा नहीं सकता रिवर्स बायस है, तो B से कहाँ जाएगा RL। तो आउटपुट पे देखो BRL और यहाँ भी BRL, तो आउटपुट ना वो सेम डायरेक्शन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो याद रखना, ये अपने को मिल गया आउटपुट, कोई दिक्कत तो परेशानी। इस तरह से रेगुलर रिपीटेशन चलता रहेगा। क्या मेरी बातें समझ में आई, कंफर्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या आसान, मुश्किल तो नहीं है, पक्का। चलो आज ये नमस्कार कर देना।